खबर दोपहर देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के दोनों जवानों को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीएसएफ और सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। अखनूर सेक्टर में हुई इस गोलीबारी में यूपी के देवरिया के सत्यनारायण यादव और फतेहपुर के विजय कुमार पांडे शहीद हो गए। उनके पार्थिव देह को अब उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। बता दें कि 20 जून को विजय कुमार पांडे की शादी होने वाली थी और वो 5 जून को घर आने वाले थे। विजय कुमार फतेहपुर के चांदपुर के सठीगवा गांव के रहने वाले थे। पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, और वही इस बार भी उसने वही साबित किया है। एग्जैक्टली स्नैपिंग नहीं कह सकते, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है जिसमें 2 जवानों को इंजरी हुई, क्रिटिकल इंजरी हुई, और बाद में उनकी अस्पताल ले जाते समय उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। हमने काफ़ी स्ट्रांगली जवाब दिया है और आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने लाइफ एंड। सीमा पर सीज फायर को लेकर आपसी सहमति की हवा पाकिस्तान ने अपनी नापाक फायरिंग से निकाल दी। पाक के सीज फायर उल्लंघन से अखनूर में 2 जवान शहीद हो गए। ती रात करीब 2:30 बजे से पाकिस्तान रेंजर्स ने 2 बीएसएफ जवानों को स्नैपिंग कर शहीद कर दिया। उसके बाद लगातार जो हैवी शेलिंग है दोनों ओर से लगातार चल रही है और अभी भी हालात जो बद से बदतर हैं। रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान नापाक काम करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत की पहल के बावजूद पाकिस्तान की ओर से न तो सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला थम रहा है और न ही आतंकी घुसपैठ कम हो रही है। रविवार तड़के 2:30 बजे अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फिर सीज फायर उल्लंघन किया गया। 10 भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। बीएसएफ के एएसआई एसएन यादव और कांस्टेबल वीके पांडे शहीद। 7 स्थानीय लोग भी हुए हैं नापाक फायरिंग में जख्मी। फायरिंग की वजह से सीमा से सटे 30 गांव के लोग दहशत में। पिछले कुछ दिनों में 40,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। अभी लोग दहशत में, कुछ तो जैसे ही फैल शुरू हुआ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं यहाँ से, कुछ लोग भाग रहे हैं। अभी कोई पता नहीं यहाँ भी कब शुरू हो जाए फैल। पाकिस्तान की हरकतों से स्थानीय लोग भी आजिज आ चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। न वो कभी सीज फायर रोकेगा और न घुसपैठ कराना उसका परमानेंट इलाज सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा सबक ही है। सोचे समझे इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ये टेररिस्ट मुल्क है, ये कभी बात संभालने वाला नहीं है। और जो भी हुक्म सरकार की तरफ से हमें मिलेगा हम उस पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यहाँ भी लोग मर रहे हैं, उस तरह भी लोग मर रहे हैं। इसको दोबारा डीजीएम उसको मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और ये जो बॉर्डर्स पे खून खराबा हो रहा है, शेलिंग हो रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। 4 दिन पहले दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देश सीज फायर को पूरी तरह से लागू करने पर सहमत हुए थे, लेकिन 4 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपना रंग बदल लिया। बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन राज सिंह के साथ विजय भारद्वाज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, आरएसपास सेक्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, जो कि भदोही दौरे पर हैं। सीएम ने सोने की चेन पहनने से यहां पर मना कर दिया। और बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी जो है उनको चेन पहना रहे थे, जो कि आप मंच पर भी तस्वीरों में आपने देखा। लेकिन उन्होंने मना किया इस चीज को। और हालांकि मुख्यमंत्री यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे।
तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को क्रिकेट बहुत पसंद है। जब भी मौका मिलता है तो वो हाथ में बल्ला लेकर अपनी क्रिकेट प्रतिभा का भी दर्शन करा देते हैं। आज सुबह लखनऊ में अखिलेश के हाथ में फिर से बल्ला था। दरअसल बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे। अखिलेश से नहीं रहा गया और उन्होंने तुरंत बल्ला हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट के जौहर दिखाए। वहां मौजूद बच्चे भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ क्रिकेट खेलकर बेहद खुश थे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि सपा कार्यकाल में बने विकास के कामों को देखूंगा। मेरे जाने से कम सरकार कुछ तो काम करेगी, लेकिन रिवर फ्रंट पर उन्हें काफी खामियां दिखाई। इतना कूड़ा देखा है मैंने, गंदगी देखी सड़कों पर। ये स्वच्छ भारत कहाँ चला गया? इसलिए आप भी देखो और हम लोग अपना पार्टी का काम करेंगे, पार्टी कार्यालय जाकर। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं, क्या उन जगहों पर आप जाएंगे? मैं लगातार जा रहा हूँ। कल भी जनयशवंत पार्क गया था। आज गोमती रिवर फ्रंट में जो साइकिल ट्रैक बना है या जो बच्चों के लिए खेलने के मैदान बने हैं, बड़ी संख्या में टीमें खेल रही थी। एक मैदान 10 टीमें और सब टेनिस बॉल के, कोई ईंट का विकेट बनाया था, कोई विकेट बनाए हुए था। जो संसाधन जिन पे हैं वो अपना विकेट बनाए हुए थे, लिए थे। जिन पे संसाधन नहीं है उन्होंने ईंट से विकेट बनाया हुआ था। तो ईंट के विकेट वालों के संग भी खेले और जिनके पास ज़्यादा संसाधन थे विकेट उनके साथ भी खेले। सर, जो आपने काम कराया तो क्या लगता है कि सरकार में वो सब महसूस है? अब देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि बीजेपी की सरकार ने कम से कम सैफई के स्टेडियम, सैफई की लाइन सफारी उद्घाटन कर दिए। कम से कम उनको लगेगा और महसूस करेंगे कि पुरानी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। वो कहीं ना कहीं नकल करने की कोशिश करेंगे, शायद नकल करें। अभी तक तो शिलान्यास का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13A मॉल एवेन्यू स्थित बंगला खाली करने के बाद पूरे बंगले को मीडिया को भी दिखाया। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश भी की है कि पूरा बंगला ज्यों का त्यों छोड़कर जा रही हैं। साथ ही जनता को बताने की कोशिश की है कि ये कांशीराम जी यादगार विश्राम स्थल ही है, इससे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। मायावती के बंगले की सुरक्षा हमेशा अभेद रही। इसमें बिना इजाजत कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। मीडिया कर्मियों को वहां तक भी भारी तलाशी के बाद जाने दिया जाता था। लॉबी से अंदर जाने पर लोगों की चप्पल जूते भी उतरवाए जाते थे, लेकिन शनिवार को सभी मीडिया कर्मियों को पूरा बंगला घुमाया गया। उधर बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं के भगवाकरण पर नाराजगी जताई। सावित्री ने कहा है कि ऐसा करके लोग बाबा साहेब के साथ ही बहुजन समाज का भी अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के भगवाकरण का आरोप। सावित्रीबाई फुले ने भगवाकरण पर जताई नाराजगी। सावित्रीबाई फुले ने बताया बड़ी साजिश। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबेडकर प्रतिमा को दूध से नहलाने और भगवा रंग में रंगने की घटना से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले बेहद नाराज हैं। सावित्री ने अंबेडकर नगर में बाबा साहेब की प्रतिमा को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दूध से नहलाकर भगवा वस्त्र पहनाने की निंदा की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर दूध से नहलाया गया, टीका लगाया गया, भगवा कपड़ा पहनाया गया, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब का सम्मान किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस चीज़ का विरोध करते थे, ढोक पाखंड का विरोध करते थे, और उसी के तहत उनका इस तरीके से बाबा साहब के ऊपर जो दूध से नहलाया जाना, टीका लगाना, भगवा कपड़ा पहनाना, तो ये तो उनका अपमान किया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि लगता है ऐसी घटनाएं साजिश के तहत हो रही हैं। सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं साजिश तो नहीं हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भगवान बना दे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के बहुजन समाज के वो मसीहा थे, भारतीय संविधान निर्माता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर नहीं होते, भारत का संविधान न होता। दरअसल अंबेडकर नगर में स्थानीय बीजेपी विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा को दूध से नहलाकर तिलक लगाया और भगवा अंग वस्त्र पहना दिया था। इसी बात से सावित्रीबाई फुले नाराज हो गयी। शायद उन्हें दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की साजिश नजर आ रही हो। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शनिवार की शाम को मुंबई में हुए एक इवेंट में स्वर्ण साथी नाम से एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है।
बेस्टुकेम कंपनी का स्वर्ण साथी नाम का प्रोडक्ट तंबाकू की लत छुड़ाने में कारगर है। स्वर्ण साथी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है। खास बात यह है कि स्वर्ण साथी में जिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो कैंसर की रोकथाम में भी सहायक साबित होते हैं। स्वर्ण साथी सबके लिए है और मैं चाहूंगा कि लोग इसका इस्तेमाल करें और बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, लाभदायक चीज है। एंड ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर के अंदर होते हैं उससे लड़ती है। और मैं यही चाहूंगा, बल्कि अभी हाल ही में दिवाली आएगी तो कई लोगों को मैं हैम्पर बना के भी भेज दूंगा इसके बारे में। इल हैबिट्स की जो चीजें हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और या और नशे की चीजें खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ये उसका छाता है। इट इज ए प्रिवेंशन अम्ब्रेला ऑफ दैट। तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर जनवरी 2019 में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जोर शोर से ब्रांडिंग में जुटी है, लेकिन हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। गंगा और यमुना का पानी पूरी तरह से प्रदूषित है। श्रद्धालु तो इसमें स्नान करने से कतरा रहे हैं। जीवनदायिनी गंगा की जलधारा संगम में दम तोड़ती नजर आ रही है। तो संगम में गंगा जल के बदलते रंग और बदहाल स्थिति का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ने। नमामि गंगे योजना में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जीवनदायिनी गंगा संगम में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बात अगर संगम क्षेत्र की करें तो यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। यहाँ का जलस्तर इस तरह से कम हो गया है कि संगम का क्षेत्र कई किलोमीटर पीछे आ गया है और लगभग अरेल घाट तक संगम का क्षेत्र पहुँच गया है। और गंगा नदी में इस समय इतना कम जल है कि लोग यहाँ पर आसानी से पैदल तैर के नदी को पार कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की यहाँ से आस्था जुड़ी है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है, गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल काफ़ी दूषित आज यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। गंगा का जो जल है आमतौर पर मटमैले कलर का होता है, लेकिन आज ये हरे रंग का है। ऐसा लग रहा है कि नालों और टेनरियों का पानी छोड़ा गया है और काई युक्त पानी ये यहाँ पर आ रहा है। जबकि जो यमुना जी का जल है वो आमतौर पर हरे रंग का होता है, लेकिन वो आज काले रंग का दिख रहा है। हमारे दाहिनी हर तरफ आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये गंगा जी का जल है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ तक ये बिल्कुल बाइफरकेट हो रहा है। बिल्कुल अलग तौर पर आप देख सकते हैं ये हरे रंग का जो जल है, यही जल जो है वो गंगा जी का जल है। और हमारी बाईं तरफ अगर बात करेंगे आप तो गंगा जी के बाईं तरफ जो है ये संगम क्षेत्र में यहाँ पर ये जो जल काले रंग का दिख रहा है, ये जल जो है वो यमुना जी का जल है। आमतौर पर यही जल हरे रंग का होता है, लेकिन अब दूषित होने के बाद ये जल पूरी तरह से काले रंग का दिख रहा है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ दूषित जल आज उनको मिला है उससे उनकी आस्था भी डिग रही है। तमाम श्रद्धालु ऐसे हैं जो आचमन करके यहाँ से जा रहे हैं और कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो गंगा जल घरों के लिए पूजा अर्चना के लिए भर कर ले जा रहे हैं। लेकिन उनका भी ये कहना है कि जिस तरह का जल यहाँ पर दूषित है उससे तमाम जो सरकार योजनाएं गंगा को साफ करने के लिए चला रही है वो दम तोड़ती यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ जनवरी 2019 में कुंभ का आयोजन प्रयाग की धरती पर होना है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसी हालत में केंद्र और राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि यहाँ पर दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 यूपी, इलाहाबाद। बदहाल स्थिति सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। कानपुर में गंगा की धारा तो बिल्कुल खत्म हो गई है। गंगा की दुर्दशा को देखकर श्रद्धालु आहत है, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नमामि गंगे योजना के तहत पिछले 4 सालों से काम किए जा रहे हैं, मगर अब तक ना तो गंगा में गिर रहे नाले बंद हो पाए और ना ही गंगा को साफ करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। जहां तक पहुंचे नजर तुम्हारी, उससे दूर पहुंच गई गंगा हमारी। इस वक्त मैं खड़ा हूं गंगा के बीचों बीच धार पे, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको रेत रेत और रेत दिखाई देगी, क्योंकि दूर दूर तक जहां तक नजर पहुंच रही है वहां तक सिर्फ यहाँ रेत है, या तो काश्तकारों ने यहाँ अपना कब्जा जमाया हुआ है। क्योंकि एक वक्त यहाँ गंगा की इतनी धार बहती थी कि लोग यहाँ डुबकी लगाने में संकोचते थे। अब साफ तौर पर देखा जा सकता है दूर दूर तक कि यहाँ सिर्फ समतल है और गंगा का बिल्कुल भी यहाँ कोई अस्तित्व अब दिखाई नहीं दे रहा है। कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए लोग नावों का सहारा लेते थे, लेकिन अब लोग पैदल ही कानपुर से उन्नाव तक पैदल पहुंच जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अधिकारियों जिनको इस पर देख रेख करनी थी, जिनको इस पर चिंतन करना था, वो यहाँ से इस गंगा के प्रति कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ गंगा का अस्तित्व नहीं और गंगा दूर दूर तक
यहाँ से कोसों दूर चली गई। अब यहाँ जानवरों को लोग नहलाने के लिए आते हैं और कहीं काश्तकार अपनी काश्तकारी करके रोजी रोटी कमाते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अब ये बात आ गई है कि गंगा के इस रेत से व्यापार करें या लोगों के साथ व्यवहार। अब देखना यह होगा कि गंगा के इस अस्तित्व को बचाएगा कौन। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और अब बात असम के कोकराझार जिले में रहने वाले मारकोश की करेंगे, जो अजब गजब आवाजें निकालते हैं, कभी पक्षियों की तो कभी पशुओं की और तो और गाड़ियों की भी। अजब है 19 साल के मारकोश नार्जरी। आंखें बंद कर अगर सुनेंगे तो अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये आवाजें कोई इंसान निकाल रहा है। कोकराझार जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले मारकोश पिछले 10 साल से अलग अलग आवाजें निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस काबिलियत की वजह से ही पूरे इलाके के लोग अब मारकोश को अमेजिंग बॉय के नाम से जानने पहचानने लगे हैं। मारकोश को कोकराझार और इस इलाके के जंगलों की पूरी जानकारी है। मारकोश पिछले 3 साल से वन विभाग के साथ काम कर रहे हैं। मारकोश का कहना है कि वन विभाग के साथ काम करने से उन्हें कई इवेंट में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है। মানুহ কেনেকৈ চাইছিল? মানুহ বহুত আছিল, মই মানুহ চাইছো। ভাল ৰেসপন্স? ভাল ৰেসপন্স দিছে, ভাল ৰেসপন্স দিছে। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें बहुत कम मौका मिल पाता है जंगलों में रहने वाले पक्षियों और पशुओं की आवाज सुन पाने का। लिहाजा वैसे लोग मारकोश को सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहने को मजबूर हो जाते हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।